हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों को पता है सेक्शन ए का 40 मार्क्स होता है, जिसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन बी आपका पूरा प्रोग्रामिंग पार्ट होता है। अब प्रोग्रामिंग पार्ट वाले क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन फिक्स हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, 5 में ये पूछा जाएगा, 6 में ये पूछा जाएगा, 7 में ये पूछा जाएगा, 8 में ये पूछा जाएगा। तो सेक्शन बी और प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है। अब आज की सीरीज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो सेक्शन बी है इसका क्वेश्चन वाइज देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर्स के उठा करके देखेंगे, उन क्वेश्चंस के टाइप को समझेंगे, जिससे आपको प्रिपरेशन करने में मदद मिलेगी कि किस तरीके से करना है। तो इसमें क्या आता है, 15 मार्क्स का ईच क्वेश्चन आता है, 15 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है पार्ट बी में, सेक्शन बी में, प्रोग्रामिंग पार्ट में, जिसमें आपका क्या करना होता है, टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से अटेम्प्ट आपको 4 करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस की आपको चॉइस मिलती है। सो टोटल ये हो जाता है आपका 60 मार्क्स का, 60 + 40 मिला करके हो जाता है 100 मार्क्स का पेपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन 4, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग के टेबल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें टेबल के बेस्ड पर कैलकुलेशन करना होगा। अब टेबल बेस्ड कैलकुलेशन, टेबल बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, कैसे क्वेश्चंस करना होता है, और उसमें कौन से 2 टाइप होते हैं, इन्हीं विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर के 1-2 क्वेश्चंस को उठा करके उसका कोड भी लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वो किस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट होल्ड ऑन, फुल स्क्रीन मोड विल नॉट हेल्प यू आउट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अब देखिए सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके का था, जैसा यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर देखिए टेबल आपकी नहीं दे रखी, लेकिन टेबल फॉर्मेट में यहाँ पर ये कैलकुलेशन दे रखा है। जो कैलकुलेट फंक्शन है इसके अंदर देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक टेबल नहीं दे रखी है। अब ये क्वेश्चन किस तरीके का है, क्वेश्चन है पार्किंग लॉट का। अब इस क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि पार्किंग लॉट में के बारे में आपको बात करनी है, 1 मिनट, पार्किंग लॉट के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जब आप कैलकुलेट फंक्शन के अंदर देखेंगे तो कैलकुलेट फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रेड कलर, आई बिलीव इट शुड विजिबल। कैलकुलेट फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे, टू कैलकुलेट द पार्किंग चार्जर एज 3 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट आवर एंड देयर आफ्टर 1.5 रुपीज़ ईच एडिशनल आवर। मतलब यदि आपकी कार 3 घंटे इस पार्किंग लॉट में खड़ी रही है, 3 आवर्स खड़ी रही है, तो उसमें से क्या होगा, पहले घंटे का फर्स्ट 1 आवर का जो चार्ज लगेगा वो लगेगा 3 रुपीज़ का, ठीक है, पहले नंबर का। और उसके बाद जितने भी घंटे, अब कितने घंटे बचे, 3 घंटे खड़ी रही है, तो पहले घंटे का लगा 3 रुपीज़ पर आवर के, 3 रुपीज़ के हिसाब से। और जो उसके बाद कितने बचे, 2 घंटे बचे, तो 2 घंटे का जो चार्ज लगेगा वो आपका लगेगा कितना, 1.5 रुपीज़ ईच एडिशनल आवर्स देयर आफ्टर, ठीक है। तो क्या होगा कि इस तरीके से आपका चार्ज कैलकुलेट होगा। तो यदि कार आपकी 3 घंटे खड़ी रही है तो पहले नंबर के हिसाब से पहले आवर का, फर्स्ट आवर की बात करें तो फर्स्ट आवर का 3 रुपीज़ लग गया, और बाकी जो बचे 2 आवर्स का कितना लगा, 1.50 मल्टीप्लाइड बाई 2, ऐसे करके जो अमाउंट आएगा दोनों अमाउंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यदि मैं इस क्वेश्चन की कैटेगरी बोलूँ तो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा होता है वो भी हम लोग देखेंगे। ये आपका इनडायरेक्ट है, मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको कैलकुलेट करने के लिए, किसी भी चीज़ के पैसे कैलकुलेट करने के लिए, अब ये जैसे ये क्वेश्चन हो गया पार्किंग लॉट वाला हो गया, इसी तरीके से एक आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में पहले वीक में आपको जो किताब इशू हुई है, यदि आपने रिटर्न नहीं करी तो उसके लिए 1 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फ़ाइन लगेगा। यदि आपने 15 दिन तक रिटर्न नहीं करी तो 2 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगेगा। यदि और ज़्यादा रिटर्न नहीं करी तो 3 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगेगा। मतलब यहाँ पर कोई डायरेक्ट वैल्यू अपने को नहीं देनी है, अपने नहीं दे रखी क्वेश्चन में। यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है टाइम पीरियड के हिसाब से। जो वैल्यू का कैलकुलेशन है बेसिकली वो क्या है, टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंडेंट है कि कितने टाइम पीरियड के लिए कार पार्किंग में खड़ी रही, कितने टाइम पीरियड के लिए आपने बुक रिन्यू नहीं कराई।
तो जो कैलकुलेशन है वो आपको करना है टाइम पीरियड के बेसिस पर और उस हिसाब से आपको काम करना है। यहाँ पर कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, यहाँ पर क्या है इनडायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। दूसरा डायरेक्ट वैल्यू वाला क्वेश्चन कैसा होता है उसको यदि हम लोग देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि एक ट्रेन वाला क्वेश्चन था इसमें कहीं पर, हाँ जैसे ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इसको इरेज कर लो। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में पहले नंबर पे पढ़ लीजिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यदि यूज़र ने फर्स्ट एसी ऑप्ट किया हुआ है, फर्स्ट एसी में उसने रिजर्वेशन करा है, तो डायरेक्ट 700 रुपीज़, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ कैलकुलेशन नहीं करना। यदि यूज़र ने सेकेंड क्लास ऑप्ट किया हो गया तो डायरेक्ट 500 रुपीज़ के हिसाब से। यदि यूज़र ने थर्ड क्लास ऑप्ट किया हुआ है डायरेक्ट 250 रुपीज़ के हिसाब से। स्लीपर क्लास ऑप्ट किया तो उसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस उसके नहीं लगेंगे, सिर्फ दूरी के हिसाब से चार्जेस आपके कैलकुलेट होंगे। तो इस तरीके से आपका ये फंक्शन दे रखा। तो ये होता है डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब है आपका जो भी है कैलकुलेशन वो वहाँ पर आपका डायरेक्ट सिर्फ टेबल में से देखना है और आपको वैल्यू उठानी है और लगा देना। टेबल में से देखा, वैल्यू उठाए और अप्लाई कर दिया, पूरी वैल्यू, दैट मीन्स कंप्लीट वैल्यू इज़ गिवन इन दी टेबल। पूरी वैल्यू आपके टेबल में दे रखी है, बस वहाँ से वैल्यू उठाना और वैल्यू को पुटअप करना और आपका काम हो जाना। बाकी इनडायरेक्ट वाले क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो 2 टाइप थे जो हम लोगों ने देख लिए। पहला क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, ये आपका बुक फेयर का है। अब इसमें यहाँ पर टेबल तो दे रखी है लेकिन टेबल के अंदर रेंज दे रखी है। तो ये आपका हो गया थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपकी रेंज दे रखी है कि रेंज के बेसिस पर, जैसे आपका शॉपिंग मॉल में यदि आपने इतने की शॉपिंग करी तो आपको इतना % ऑफ होगा, यदि आपने इतने की शॉपिंग करी तो इतना % ऑफ होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, टेबल दे रखा है, रेंज दे रखी है और परसेंटेज निकालना। परसेंटेज की बेसिस पर कैलकुलेट होगा कितना टैक्स रिबेट मिलेगा या कितना रिबेट मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो 3 तरीके के नंबर डायरेक्ट क्वेश्चंस हो गए जिसमें आपका एग्जैक्ट टेबल में वैल्यू उठानी है। दूसरे नंबर उसमें क्या दे रखा है, टेबल भी दे रखी है लेकिन रेंज दे रखी है। तो रेंज के हिसाब से आपको इफ एल्स लगा करके काम करना होगा। और लॉजिकल ऑपरेटर्स यदि आप यूज़ करना चाहते हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो। इनडायरेक्ट में क्या होगा, आपको दिमाग लगा करके कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने आवर्स के हिसाब से, टाइम बेस्ड कैलकुलेशन होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, लेस देन, 1 मिनट, शो डेस्कटॉप। हाँ, अब इसमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि आपका ऊपर चलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे है। यहाँ पे क्या दे रखा है कि बुक फेयर का दे रखा है और आपको क्या करना है, कैलकुलेट द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट एंड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब आपने कितने रुपए की परचेज करी उसके हिसाब से क्या होगा। यदि आपने लेस देन और इक्वल टू प्राइस इतने की परचेज करी तो 2% ऑफ द प्राइस आपका डिस्काउंट होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, आपको पहले नंबर पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ता है और डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, प्राइस माइनस डिस्काउंट। प्राइस माइनस डिस्काउंट करते हो तब एक्चुअल प्राइस आता है जो आपको क्या करना पड़ता है, जो आपको पे करना होता है। पे करने वाला एक्चुअल प्राइस आपको पता चलता है। और इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको देखना होता है जो आपने परचेस करी या जो भी चीज़ आपने खरीदी उसकी रेंज कहाँ पर फिट हो रही है, मतलब आप इस टेबल में कहाँ पर फिट हो रहे हो। इस जैसे ये आपका बुक फेयर का आ गया। इसी तरीके से कई बार आपका क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने, टैक्स कैलकुलेशन का आता है। यदि आपसे इतने से इतने रुपए का आपकी अर्निंग है तो आपको इतना रुपए इनकम टैक्स देना है, यदि आपको इतने से इतने रुपए अर्निंग है तो इतना इनकम टैक्स देना है। तो टैक्स वाले क्वेश्चंस में क्या होगा कि आपका टैक्स कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस में आपको प्राइस में से, टोटल प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करना होगा, तो जो अमाउंट पे करना है वो आपका निकल करके आएगा। ठीक है, 1 मिनट, इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं ताकि अगले क्वेश्चंस का डिस्कशन हो सके। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए फिर से कैलकुलेशन करने वाला है। इलेक्ट्रिसिटी बिल है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में यदि सपोज आपका किसी का 300 यूनिट्स बिल आता है तो उसकी कैलकुलेशन किस तरीके की होगी। अब लिखा फर्स्ट 100 यूनिट्स, तो फर्स्ट 100 यूनिट्स कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपीज़ के हिसाब से। ये हो गया। अब इसी में क्या करना है, प्लस करना है। 100 यूनिट के बाद क्या करना है, नेक्स्ट 200 यूनिट। तो नेक्स्ट 200 यूनिट कितना हो गया, 200 यूनिट का 3 रुपीज़ के हिसाब से।
3 रुपीज़ के हिसाब से। अब इन दोनों का टोटल, ये देख रहे हो 100 है, ये देख रहे हो 200, दोनों का टोटल 300 यूनिट हो गया। दैट मीन्स ओके, बस इतना ही होगा आपका उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब क्या कह रहा है कि सपोज़ आपका 700 है, तो 700 का डिवीज़न किस तरीके से होगा? पहले होगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 रुपीज़ पर यूनिट प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपीज़ पर यूनिट, कितने हुए? 300 हुए। अब उसके बाद क्या कह रहा है? अबव 300 यूनिट। अब इसके बाद क्या कह रहा है? इसके ऊपर जो भी चीज़ जा रही है, मतलब 300 यूनिट्स के ऊपर जा रहा है। अब ये कितना अमाउंट था? ये था 700 अमाउंट, 300 के ऊपर जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो 7 में से जब आप 3 कैलकुलेट करोगे यू विल बी गेटिंग 4, ठीक है। तो उस हिसाब से लगेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, सॉरी 400। अब देखिए यहाँ पर जो टोटल है वो आपका कितना आना चाहिए? यहाँ पर यदि मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पर जो टोटल है वो कितना है? 400, 2 600 और एक 700, मतलब जितनी यूनिट आपने कंज्यूम करी वो पूरा आपका यहाँ पर टोटल आना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में भी ध्यान रखना होता है। जहाँ पे दे रखा है फर्स्ट 100 यूनिट, तो फर्स्ट 100 यूनिट, नेक्स्ट 200 यूनिट, तो उसके आगे 100 के आगे कितने 200 यूनिट्स गया। आप इसको यदि लाइन बना करके बताऊँ तो सपोज़ आपका फर्स्ट 100 यूनिट यहाँ तक है। अब आपका पूरा आपने इतनी, सपोज़ ऐसे करके लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इतनी आपने बिजली कंज्यूम करी, तो उस केस में क्या हुआ? फर्स्ट 100 यूनिट यहाँ पे ख़त्म हो गया, इस जगह पे ख़त्म हो गया। अब इसके आगे जो चीज़ है वो नेक्स्ट 200 यूनिट जाओगे तो यहाँ पर आप कहाँ पहुँच जाओगे? यहाँ पे पहुँच जाओगे 300 यूनिट पर, जो कि 200 + 1 300 यूनिट तक का यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है। तो इस तरीके से डिवीजन होगा 100 + 200 यू विल गेट द 300। तो इस तरीके से इसका कैलकुलेशन होगा और इस हिसाब से क्वेश्चन आगे आपका डिस्कस किया जाता है। ओके, तो इसको इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने देख ही लिया था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसी डायरेक्ट इनपुट है। अब यहाँ पे फिर से रेंज वाला आ गया। यदि आपका परचेज़ आपने इतने की करी है तो आपको डिस्काउंट 5%, 3%, 10%, 15% मिलेगा। तो आपको डिस्काउंट वाला अमाउंट निकाल लेना है, टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट वाला अमाउंट माइनस कर देना है, और उसके बाद जो चीज़ आपकी आती है वो आपका अमाउंट पेएबल होगा कस्टमर के द्वारा। और बस इतने ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब यदि हम लोग पहला वाला क्वेश्चन उठाएं तो पहले वाले क्वेश्चंस के लिए कोड कैसे लिखेंगे? इसके लिए डिफाइन अ क्लास नेम्ड पार्किंग लॉट विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, यदि इस तरीके से हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर आ जाते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक है, ऐड टू न्यू पेज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इसके लिए हमको क्या करना है? इसके लिए हमको कोड लिखना है। तो उस केस में कोड यदि आप लोगों को ब्लूजे में चाहिए तो मैं ब्लूजे में भी लिख करके दिखा सकता हूँ, यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर भी लिख करके दिखा सकता हूँ, जहाँ पर आप लोगों को कंफर्टेबल फील हो, क्योंकि यहाँ पर लिखना थोड़ा इजी होता है, जल्दी आपका जल्दी आपका लिख जाता है। ब्लूजे में पूरा टाइप करना पड़ता है, वहाँ पर सिंटेक्स एरर और वो सारी चीज़ें डीबग करने के बाद रन करा के देख सकते हैं, यहाँ पर रन करा करके नहीं देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? इंस्टेंस वेरिएबल दे रखा है, वी नंबर दे रखा है, आवर्स दे रखा है, बिल दे रखा है। तीनों को मैन लोगों ने यहाँ पर डाल दिया, इंट वी नंबर, इंट आवर्स, ठीक है। जो वेरिएबल्स दे रखे वही वेरिएबल्स यूज़ करके लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। डबल बिल, यहाँ पे ये वेरिएबल दे रखा है, उसके बाद बोल रहा है इनपुट टू इनपुट एंड स्टोर द वेरिएबल नंबर, सॉरी व्हीकल नंबर एंड आवर्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एक फंक्शन बनाएंगे void इनपुट, इसका काम क्या है? इनपुट लेना। तो उस केस में क्या करेंगे? जब हम लोग इनपुट ले रहे हैं तो स्कैनर क्लास को यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैनर क्लास का पहले नंबर पे ऑब्जेक्ट बना लेंगे, स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in इस तरीके से ले लिया। और उसके बाद फिर हमने एक system.out.println स्टेटमेंट, कभी आपको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, सिर्फ मैं समय बचाने के लिए लिख रहा हूँ। एग्जाम में यदि आप शॉर्ट फॉर्म से लिखेंगे यू विल लूज योर मार्क्स। system.out.println यहाँ पे क्या डाला, क्या लेना है? इंटर व्हीकल नंबर, इंटर व्हीकल नंबर, इस तरीके से डाल दिया। और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या किया? वी नंबर में हम लोगों ने SC
नेक्स्ट इंट करके इसका इनपुट ले लिया। ठीक है, अगला क्या आया, व्हीकल नंबर के बाद है आपका आवर्स लेना है। ठीक है, आवर्स के लिए क्या किया, SOP कितनी देर गाड़ी खड़ी रही है उसके आवर्स लेने, तो यहाँ पे डाला इंटर आवर्स, ऐसे करके डाला और यहाँ पे आवर्स ले लिया। आवर्स कहाँ है भाई, यहाँ पे आवर्स का टाइप इंटीजर है तो HOURS इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, इस तरीके से ले लिया। ठीक है, अब आवर्स ले लिया। अब कैलकुलेट इनपुट स्टोर इनपुट एंड स्टोर व्हीकल नंबर एंड आवर्स। उसके बाद आया कैलकुलेट। कैलकुलेट फंक्शन में क्या है, वाइड है, कैलकुलेट का टाइप वाइड डाल दिया, कैलकुलेट डाल दिया। अब इसके अंदर क्या करेंगे, टू कंप्यूट द पार्किंग चार्जेस एट द रेट ऑफ 3 फॉर फर्स्ट आवर्स। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या डाला, फर्स्ट आवर के लिए 3 रुपीज़ के हिसाब पर 3 रुपीज़ के हिसाब से कैलकुलेट करना, बाकी के लिए 1.5 रुपये के लिए एडिशनल आवर्स जितना भी पार्क हुआ। तो उस केस में हम लोग लिखेंगे इफ़, सबसे पहले नंबर पे क्या डालेंगे, इफ़ यदि आपका आवर्स दैट इज़ HOURS कितनी भी देर के लिए खड़ी करो, तो फर्स्ट यदि गाड़ी पार्किंग लॉट में आई है तो उसमें क्या होगा कि 3 रुपीज़ तो उसके पढ़ने ही है पहले घंटे के हिसाब से, तो 3 रुपीज़ से कम तो नहीं पढ़ना, तो 3 रुपीज़ सबको ही पढ़ना है। अब हम लोग किसके लिए कोड डिज़ाइन कर रहे हैं, इफ़ आवर्स आर ग्रेटर देन 3, दैट मीन्स आवर्स आर ग्रेटर देन 3, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो इसका जो अमाउंट है, जो बिल है वो क्या होगा, पहले 3 घंटे के हिसाब से तो 3 रुपीज़ तो ये हो गया, प्लस अब कितनी देर वो 1 घंटे के बाद रुकी है वो हमको निकालना है। तो हमने क्या किया, आवर्स की वैल्यू डाली, -1 डाला और -1 डाला क्योंकि 1 आवर के लिए तो 3 रुपीज़ पर के हिसाब से कैलकुलेट हो चुका है, और यहाँ पर कितना हुआ 1.50, इस तरीके से डाला तो क्या होगा, ये बिल कैलकुलेट हो जाएगा। अब यदि आपका ये केस नहीं है, मतलब आवर्स लेस देन 3 है या इक्वल टू 3 है, तो उस केस में बिल अमाउंट कितना होगा, सिर्फ 3 रुपीज़ होगा, तो उसको इस तरीके से लिख दिया। ये क्या है, डबल है, तो डबल के केस में क्या करेंगे, इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेट को बंद कर देंगे। अब अगला फंक्शन जो है वाइड डिस्प्ले, तो वाइड डिस्प्ले के अंदर इस तरीके से जाएंगे। इसका काम क्या है, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना। तो उस केस में यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे डालेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ पे डालेंगे बिल अमाउंट। बिल अमाउंट किस में है, बिल अमाउंट है बिल नाम के वेरिएबल में, तो उसको यहाँ ऐसे करके डाल दिया। उसके बाद डाला सिस्टम डॉट आउट डॉट println व्हीकल नंबर, ऐसे करके डाला, और यहाँ पे प्लस लगाया, किस वेरिएबल में है, VNO में है, वो डाल दिया। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट println डाला, और यहाँ पे डाला, क्या डाल दें, व्हीकल नंबर हो गया, बिल अमाउंट हो गया, आवर्स, हाँ आवर्स कितनी देर गाड़ी खड़ी रही है, तो ये सारी चीज़ें उसके बिल में प्रिंट हो जाएंगी। तो HOURS आवर्स आ गया। इस तरीके से ये डिस्प्ले फंक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब फंक्शन और मेथड वाले चैप्टर से हमको पता है पढ़ने के बाद कि हमको जब भी कुछ भी करना है तो हमको इन सारे के सारे फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन होना कंपलसरी है किसी भी जावा के प्रोग्राम में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इस तरीके से। और इसके अंदर क्या किया, क्लास है, क्या क्लास का नाम था, एक मिनट पीछे चल के देख लेते हैं। क्लास का नाम मैंने बनाया था सैम्पल, बट यहाँ पर इन्होंने क्लास का नाम दे रखा है, क्लास का नाम इन्होंने, हाँ ये देखो गड़बड़ हो गया, क्लास का नाम इन्होंने क्या दे रखा है, पार्किंग लॉट दे रखा है। तो यहाँ पे सैम्पल नहीं चलेगा भाई, इसको हटाना पड़ेगा। क्लास का नाम क्या दे रखा है, पार्किंग लॉट, ये ध्यान रखना कोड बनाते समय, PARKING। जावा केस सेंसिटिव है, जैसा उन्होंने नाम दे रखा है क्वेश्चन का वैसे ही अपने को यूज़ करना है। ठीक है, तो क्लास का नाम है पार्किंग लॉट, तो पार्किंग लॉट का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है,
पार्किंग लॉट का एल बड़ा था जिसका नाम दे दिया पी ऑब्जेक्ट का नाम, और यहाँ पे डाल दिया न्यू पार्किंग लॉट, इस तरीके से डाल दे, इसको बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, पी डॉट फंक्शन का नाम क्या था, सबसे पहले नंबर क्या करना पड़ेगा, इनपुट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तभी तो इनपुट आएगा, इनपुट इस तरीके से कॉल किया। अगला क्या आएगा, अगला कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा तभी कैलकुलेट होगा, तो पी डॉट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगला क्या था, अगला था डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन को हमको कॉल करना पड़ेगा, तो क्या किया, पी डॉट डिस्प्ले को कॉल कर लिया, और इस तरीके से ब्रेसेस को बंद कर दिया, पब्लिक स्टैटिक वाइडमेंट बंद हो गया, मेन फंक्शन बंद हो गया। अब जब आप इस कोड को रन कराओगे तो ये प्रॉपरली रन करेगा। तो यदि आपको इस में से किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट आया, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट्स इन अ कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल, बट इफ़ यू हैव गॉट सम नॉलेज बाय लुकिंग इनटू दिस वीडियो, कुछ भी आपका ज्ञानवर्धन हुआ इस वीडियो को देखने के बाद, तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस।